गुड इवनिंग, है ना। कल हमने मॉडुलस फंक्शन का क्वेश्चन किया था, कुछ इनइक्वालिटी का भी क्वेश्चन था आईआईटी का, ठीक है। तो आज हम जैसा कि आपको बताया था कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का क्वेश्चन करने वाले हैं ना। बहुत अच्छे से क्वेश्चन, इक्वेशन कैसे सॉल्व करना है, नॉर्मल क्वेश्चन मैंने करके बताया था आपको जब इसका बेसिक पढ़े थे हम, ठीक है। आज कुछ इक्वेशन सॉल्व करके देखेंगे, है ना। बहुत पहले अभी फिलहाल जेईई मेंस में क्वेश्चन नहीं आ रहा इससे, इक्वेशन से, इक्वेशन सॉल्विंग पे क्वेश्चन नहीं आ रहा, बट फिर भी बाई चांस है ना आ गया तो रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है। आधा घंटा लगेगा हार्डली, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद थोड़ा सा दो फंक्शन और बेसिक जो कि ऑलरेडी आप जानते हैं, रेशनल फंक्शन और पोलिनोमियल फंक्शन, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, है ना। उसके डोमेन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्वेश्चन। हाँ, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 2x - 1 इज इक्वल टू 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 2 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, है ना। देखिए इस तरह के कितने भी इक्वेशन आपको मिले, कहीं पर भी आपको इस तरह का इक्वेशन दिखे, है ना, इसका एक बेसिक प्रोसेस है इसको सॉल्व करने का। पूरे इक्वेशन को फ्रैक्शनल पार्ट और इंटीग्रल पार्ट में कन्वर्ट कर दीजिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमको फाइंड क्या करना है, x। इक्वेशन सॉल्व करने मतलब x का वैल्यू फाइंड करना आपको, फाइंड x। तो x इक्वल टू क्या होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ठीक है। x इक्वल टू क्या होता है, i प्लस एफ, है ना। शॉर्ट में इसको i प्लस एफ भी लिखेंगे, है ना, तो थोड़ा टाइम सेव होगा आपका, ठीक है। तो x इक्वल टू क्या होता है, i प्लस एफ। तो अगर हम पूरे इक्वेशन को कन्वर्ट कर देंगे i प्लस एफ के फॉर्म में, तो वहां से हम i और f कैलकुलेट कर सकते हैं, और अगर i और f हमको मिल जाएगा तो हम x का वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं बहुत इजीली। इस चीज को सॉल्व करना आपको, है ना। करते हैं सॉल्व, इसको कन्वर्ट कर दीजिए, 2 इंटू x को क्या लिख सकते हैं, i प्लस एफ माइनस 1 इज इक्वल टू 3i प्लस 2f। देख रहे हैं, सिंपल। ये कितना हो जाएगा, 2i प्लस 2f माइनस 1 इज इक्वल टू 3i प्लस 2f। 2f क्या हो गया, कैंसिल हो गया। देख रहे हैं, 2f क्या हो गया, कैंसिल। 2i 3i माइनस 2i कितना हो गया, i इज इक्वल टू माइनस 1। इट मीन्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज इक्वल टू माइनस 1। अब आप सोचिए कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इक्वल टू माइनस 1 आ रहा है, तो x का वैल्यू क्या रहा होगा, कब x का ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस 1 आता है, आप सोच के देखिए कब आएगा, जब x बिलोंग्स टू -1 to 0, है ना। नंबर लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, ये 0, ये -1, ठीक है। 0 का GIF कितना होता है, 0 होता है, लेकिन 0 के जैसे लेफ्ट साइड में नेगेटिव पोर्शन में आएंगे, जैसे -0.1 क्या हो जाएगा, GIF -1। -0.5 कितना हो जाएगा, -1। -0.8 कितना हो जाएगा, -1। और -1 का भी कितना हो जाएगा, -1। तो ये जो इंटरवल है -1 से 0 के बीच में, -1 इंक्लूडिंग और 0 एक्सक्लूडिंग, इस इंटरवल में अगर x लाई करेगा तो इसका वैल्यू, इसका GIF हमेशा कितना आएगा, -1 आएगा। देख रहे कितना सिंपल क्वेश्चन था, आ गया आंसर, है ना। ये तो थोड़ा सा आसान हो गया, क्यों, क्योंकि f कैंसिल हो गया, इसलिए थोड़ा ज़्यादा इजी हो गया। अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं जिसमें ये कैंसिल नहीं होगा, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जल्दी से। मैं एक और क्वेश्चन लेके आपको बता रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज इक्वल टू 2 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस 1, है ना। सिंपली 2 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस 1, है ना। फाइंड x, है ना। ये एक इक्वेशन है, दिख रहा है, GIF ऑफ x इज इक्वल टू 2 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस 1। ये इक्वेशन होल्ड कर रहा है,
तो x के किस वैल्यू के लिए होल्ड करेगा, वही तो फाइंड करना होता है। इक्वेशन को सॉल्व करना मतलब x का वैल्यू फाइंड करना, जिसके लिए LHS इक्वल टू RHS हो जाए। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ पर देखिए ऑलरेडी जो मेरा इक्वेशन है वो GIF और फ्रैक्शनल पार्ट x में ऑलरेडी है। कहीं पे आपको x दिख रहा है? नहीं। तो यहाँ पे कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको, सिंपली f को है ना, f का वैल्यू फाइंड करेंगे कहाँ से कहाँ तक आ रहा है। क्या करना आपको? f का वैल्यू फाइंड करना। क्यों? क्योंकि f का रेंज हमको पता है ना। हमेशा क्या करना है, फर्स्ट स्टेप पूरे इक्वेशन को कन्वर्ट कर दीजिए, फ्रैक्शनल पार्ट और GIF फर्स्ट स्टेप है, ऑलरेडी किया हुआ है। दूसरा स्टेप f है ना, इक्वेशन फाइंड कीजिए किसमें? f में, है ना। f इक्वल टू समथिंग आएगा। क्यों? क्योंकि f का रेंज आपको पता है 0 से 1, है ना। तो इसको लिख सकते हैं I इज इक्वल टू 2f प्लस 1। देखिए कितना सिंपल आ गया। यहां से f इक्वल टू कितना आ गया? I माइनस 1/2, है ना। क्यों ऐसा लिख रहे हैं? क्यों? क्योंकि I का वैल्यू पता है। I का वैल्यू क्या होता है? सॉरी, f का वैल्यू पता है कितना होता है? 0 से 1। अभी मेरा इक्वेशन आ गया 1, क्योंकि हमको I और f दोनों फाइंड करना है, क्योंकि x इज इक्वल टू I प्लस f होता है। ठीक है, अब देखिए, अब ये है तो बहुत सिंपल, डायरेक्टली वैल्यू चेक कर सकते हैं कि I का क्या क्या वैल्यू आएगा। अब थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप देख के बता सकते हैं कि I का क्या क्या वैल्यू आने वाला है। मैं वो भी करके दिखाऊंगा आपको, फिर भी सॉल्व करते हैं, तरीके से सॉल्व करते हैं। I माइनस 1/2, ये इसका वैल्यू कहां से कहां लाई करेगा? लेस देन 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि f का जो वैल्यू होता है 0 से 1 के बीच में होता है। अब यहां से I का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? इनइक्वालिटी बताया था मैंने, 2 से क्या करेंगे? पहले मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये तो 0 हो जाएगा। I माइनस 1 लेस देन 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों तरफ। I का वैल्यू कैसे आएगा? प्लस 1 करेंगे, 1 कर दीजिए प्लस 1 I। इट मीन्स I का जो वैल्यू आ रहा है, देखिए कितना सिंपल वैल्यू आ रहा है। I का वैल्यू क्या? सॉरी, ये 3 हो जाएगा, 2 प्लस 1 3, है ना। तो जो I का वैल्यू क्या आ रहा है? 1 के इक्वल और 1 से बड़ा और 3 से छोटा। I क्या है मेरा? GIF ऑफ x। तो अगर GIF ऑफ x लेस देन 3 और ग्रेटर इक्वल टू x है, इट मीन्स जो मेरा I है उसका वैल्यू क्या क्या हो जाएगा? बोलिए, I का वैल्यू क्या क्या हो जाएगा? 1 और 2, सिर्फ 2 वैल्यू मिलेगा, हाँ या ना। I का कितना वैल्यू मिलेगा? सिर्फ और सिर्फ 2 वैल्यूज मिलेंगे। क्यों? क्योंकि I इंटीजर होता है। तो आप ही सोचिए 1 और 3 के बीच में इंटीजर क्या है? 2, और एक 1 पे इक्वल है तो 1 भी आएगा आंसर में। तो I का कितना वैल्यू मिला? 2। और I का 2 वैल्यू मिला है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग f का भी कितना वैल्यू मिलेगा? 2 वैल्यू निकाल लेते हैं। when I इज इक्वल टू 1, f का वैल्यू कितना होगा? बोलिए, 1 माइनस 1 0 0। I 1 है तो f 0 है, तो x कितना होगा? x क्या होता है? I प्लस f 1 प्लस 0, 1 प्लस 0 इक्वल टू 1। एक आंसर आ गया मेरा, एक x का वैल्यू फाइंड हो गया। दूसरा, when I इज इक्वल टू 2, f का वैल्यू कितना होगा? 2 माइनस 1/2। f का वैल्यू आ गया 1/2, तो x क्या हो जाएगा? I प्लस f। 2 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा? 5/2। तो आपका आंसर क्या हो गया? x एलिमेंट ऑफ 1, 5/2, है ना। करली ब्रैकेट, क्योंकि सिर्फ 2 ही सोल्यूशन आया। कितने सोल्यूशन मिला हमको? सिर्फ 2 सोल्यूशन मिला, सिर्फ 2 सोल्यूशन हमको मिला, 1 और 5/2। ये इस तरह के इक्वेशन को सॉल्व करने का पूरा प्रोसेस है। फर्स्ट कन्वर्ट करना है GIF और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x में। सेकंड थिंग, f को, है ना, f को एक तरफ साइड कीजिए LHS में, बाकी इक्वेशन को दूसरी तरफ। क्यों? क्योंकि f का रेंज हमको पता है 0 से 1। उससे क्या मिलेगा हमको? I का वैल्यू मिल जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, इसका वैल्यू हमको इजीली मिल जाएगा, जिससे अभी हमने फाइंड किया 1 और 2। ऐसे भी देख सकते हैं ना, डायरेक्ट, इतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं। कैसे? वैल्यू पुट करके, सिंपल है ये। क्या वैल्यू I का वैल्यू 0 रख सकते हैं क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि निगेटिव हो जाएगा, और फ्रैक्शनल पार्ट कभी निगेटिव नहीं होता है। इट मीन्स कहां शुरू करेंगे? 1 से। 1 माइनस 1 0, बिल्कुल सही है। फ्रैक्शनल पार्ट का वैल्यू 0 हो सकता है, 1 मिल गया। 2 पुट कीजिए, 2 माइनस 1 1/2, बिल्कुल सही है।
फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का वैल्यू 1/2 हो सकता है, मतलब 2 भी सही है। 3 रख के देखिए आप, 3 - 1 2, 2/2 1 पॉसिबल है क्या? बिल्कुल नहीं। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का वैल्यू कभी भी 1 के इक्वल नहीं होता है। इट मीन्स और आगे 4 5 पुट करेंगे तो और बड़ा वैल्यू आएगा, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। तो कितना वैल्यू मिलेगा? सिर्फ 1 और 2। देख के भी आप बता सकते हैं, बट फिर भी मैंने प्रोसेस बताया आपको कि कहीं पे अगर आपको प्रॉब्लम होने लगे आप इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं, है ना। एक प्रोसेस है, i मिल गया, i का वैल्यू पुट करेंगे, f मिलेगा, i + f आपको x मिल जाएगा ना। ये प्रोसेस है। आपको देखिए मैं एक IIT का क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ, अभी दे रहा हूँ, आप खुद से ट्राई कीजिए। बहुत सिंपल है, आप एक प्रॉपर मेथड को फॉलो करेंगे, कहीं पे प्रॉब्लम नहीं होने वाला आपका। क्वेश्चन क्या है? फॉर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। ये फॉर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। फाइंड नंबर ऑफ सोल्यूशन है। ये IIT क्वेश्चन है ना, IIT आई थिंक 19 समथिंग का क्वेश्चन है ये, है ना। आप देख सकते हैं, सॉल्व कीजिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। जो मैंने प्रोसेस बताया उसको फॉलो कीजिए, बहुत इजीली आंसर आएगा, बहुत इजीली आंसर आ जाएगा। पहला स्टेप मैंने क्या बताया था? पूरे इक्वेशन को i + f के फॉर्म में, i और f के फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए। ये f है, इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये i है, ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। इस x को क्या लिख सकते हैं? i + f। विदिन 1 मिनट आपका आंसर आ जाएगा, है ना। जितना x का वैल्यू मिलेगा उतने नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा। ट्राई कीजिए, आंसर बताइए। ये क्लास जेई वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट वाले ट्राई कर सकते हैं, है ना। उनके लिए मैंने बोला था कि जो सब जो क्वेश्चन है उतना इम्पोर्टेंट नहीं है उनके लिए, बट ये क्वेश्चन कराने के बाद पॉलिनोमियल और रेशनल फंक्शन के डोमेन के बारे में बात करेंगे, तो वो नीट वालों के लिए भी इम्पॉर्टेंट है ना। तो आप अभी ट्राई कर सकते हैं, है ना। कुछ सीखने को मिलेगा, कुछ लॉस नहीं है इसमें। ट्राई कीजिए इसको, बहुत ईजी क्वेश्चन है ना। सिंपली इसको कन्वर्ट करना है, i और f का वैल्यू फाइंड करना है, आपको x मिल जाएगा। हाँ, एक आंसर आया सुगंधु कुमार, 2 सॉल्यूशन बिल्कुल करेक्ट आंसर है ना। 2 सॉल्यूशन आएंगे इसके, देखिए कैसे इसको कन्वर्ट करना है। 4f इज इक्वल टू i + f प्लस i, है ना। 4f - f, 3f इज इक्वल टू 2i।
एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ आई इक्वल टू कितना हो जाएगा बोलिए, 2i/3 हो जाएगा। देख रहे हैं कितना सिंपल है। 3f इज इक्वल टू कितना हो गया 2i, f इक्वल टू कितना हो गया 2i/3। फिर से वही f का रेंज 0 से 1 सॉल्व करेंगे आप, आ जाएगा। उतना करेंगे तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं आप, है ना। i का वैल्यू क्या हो जाएगा, निगेटिव तो ले नहीं सकते हैं क्योंकि f निगेटिव में नहीं आता है। एक हो जाएगा 0, बिल्कुल ले सकते हैं 0, कोई प्रॉब्लम नहीं। i का वैल्यू 1 ले सकते हैं क्या, 1 रखिए। 2 × 1 2, 2/3, 1 से छोटा आ रहा है, बिल्कुल सही है, 1 भी आएगा। i का वैल्यू 2 रखिए, 2 × 2 4, 4/3, 1 से बड़ा हो जाएगा। समझ में आ रही बात, 1 से बड़ा हो जाएगा। इट मीन्स 2 नहीं रख सकते, आगे 3 4 तो रख ही नहीं सकते। इट मीन्स कितना वैल्यू मिला, सिर्फ 2। अब आप ही सोचिए, अगर सिर्फ नंबर ऑफ सॉल्यूशन फाइंड करना होता या करना है तो फिर आगे कुछ करने की जरूरत नहीं, आंसर यहीं पे आ गया। 2i मिला है तो 2f मिलेगा, 2i 2f मिला है तो x भी कितना मिलेगा, 2 ही मिलेगा। इट मीन्स नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा 2। क्वेश्चन यहीं पे कंप्लीट। बट अगर आपको x का वैल्यू फाइंड करने के लिए बोल दिया जाए, है ना, जैसे IIT में क्या पूछा था, शायद वैल्यू पूछा था, x का वैल्यू बताइए, नंबर ऑफ सॉल्यूशन तो यहीं पे आंसर आ गया 2 आएगा। बट अगर x का वैल्यू फाइंड करना पड़े आपको तो भी कोई मुश्किल नहीं है, 30 सेकंड और लगेगा। i का वैल्यू आ गया, अब क्या फाइंड करना है, f का वैल्यू। व्हेन i इज इक्वल टू 0, f का वैल्यू क्या हो जाएगा 0, क्योंकि 2 × 0 0, f भी 0, i भी 0, f भी 0। इट मीन्स x का वैल्यू क्या होगा 0 + 0 कितना हो जाएगा 0। x का वैल्यू क्या आ गया 0। देख रहे हैं, व्हेन i इज इक्वल टू 1, f का वैल्यू कितना आएगा, i का वैल्यू 1 रखिए, 2/3। तो x का वैल्यू कितना होगा 1 + 2/3 कितना हो जाएगा 5/3। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, x एलिमेंट ऑफ 0 और 5/3। ये दो आंसर आ जाएंगे आपके, 0 और 5/3। देख रहे हैं कितना सिंपली आ गया, बहुत इजी है, इसमें कुछ मुश्किल नहीं है। आप बहुत अच्छे से इसको, है ना, प्रोसेस से कुछ भी पूछेगा, नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछेगा, यहीं पे मेरा आंसर आ गया, आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं, टाइम वेस्ट है वो। बट अगर x का वैल्यू फाइंड करना है आपको कि क्या सॉल्यूशन आएगा वो बताइए, फिर आपको f का वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा और i + f करके x का वैल्यू हम इजीली फाइंड कर लेंगे। दो सॉल्यूशन मिला, 0 और 5/3। देख रहे हैं बहुत इजी। एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, समेशन ऑफ x + r, ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है, अपॉन 10, r इज इक्वल टू 1 to 10, है ना, ये गिवन है। इसका वैल्यू फाइंड करना है ना, कितना आएगा, है ना, ये कितना आएगा ये बताना है आपको, है ना, कि दिस इक्वल टू क्या आएगा, है ना। मैं ऑप्शन दे रहा हूँ आपको, ट्राई कीजिए, मैं ऑप्शन दे रहा हूँ, 2x b, 5x c, x या d 11x। ट्राई कीजिए, है ना। दिस इक्वल टू क्या आएगा, x 2x आएगा, 5x आएगा, x आएगा या 11x आएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। GIF ऑफ x + r का फ्रैक्शनल पार्ट अपॉन 10। एक इसका सिंबल है समेशन। हाँ, अगर जो 10th वाले स्टूडेंट हैं उनको अगर नहीं पता है, इसका किसका सिंबल है, समेशन का, समेशन का सिंबल है ना। ट्राई कीजिएगा, नहीं तो मैं बताऊंगा, बहुत इजी सवाल है, इतना इजी कि कुछ कहना नहीं है ना। ट्राई कीजिए।
एक आंसर आया 2x, 2x रॉन्ग आंसर है ना। अब देखिए कहीं मिस्टेक हो रहा है ना, 2x क्या है, रॉन्ग आंसर। देखिए मैं इसको बता रहा हूँ, कितना इजी क्वेश्चन है। देखिए ये क्या है, GIF ऑफ x है ना। अब ध्यान से देखिए r क्या है, इंटीजर है, r का वैल्यू क्या होगा 1 2 3, r इक्वल टू 1 to 10 है ना। इस सिंबल का मैंने मतलब बताया, इसका मतलब क्या था, समेशन है ना। r का वैल्यू पहले क्या रखेंगे 1 रख दीजिए, चलिए ट्राई करते हैं ना। प्लस पहले r का वैल्यू क्या रखेंगे 1, तो क्या आएगा x + 1 अपॉन 10 फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x, प्लस r का वैल्यू फिर क्या रखेंगे 2, तो क्या आ जाएगा x + 2 बाई 10, प्लस फिर क्या रखेंगे 3 4 डॉट डॉट कहां तक 10 तक जाएगा, डॉट 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 x + 10 अपॉन 10 आएगा। ये r क्या है, r यहाँ पे वेरिएबल है, बट r क्या है, इंटीजर है। 1 2 3 4 5 6 7 8 कहां तक 10 तक, तो ये एक्सप्रेशन बनेगा। ये तो GIF ऑफ x है ना। अब आपको याद होगा मैंने बताया था कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, देखिए यहाँ प्रॉपर्टी है, इंटीजर को आप रिमूव कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। याद कीजिए मैंने क्वेश्चन भी कराया था आपको, यहाँ पे 1 को x + 1 को क्या लिख सकते हैं, सिर्फ x, क्या हो जाएगा ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x अपॉन 10, यहाँ से 2 को हटा दीजिए, क्या हो जाएगा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x अपॉन 10, प्लस डॉट डॉट ये भी क्या हो जाएगा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x अपॉन 10, ये आ जाएगा। अब देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x अपॉन 10 कितने बार आएगा, 10 टाइम्स। कितना बार आएगा 10 टाइम्स, तो 10 टाइम्स ऐड करना है, इट मींस क्या करना है 10 से मल्टीप्लाई कर देना है, ये आएगा दिस प्लस दिस कितने बार करना है 10 टाइम्स, इसलिए 10 से हमने क्या किया मल्टीप्लाई कर दिया, 10 और 10 क्या हो गया कैंसिल, क्या आ गया देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ये किसका इक्वल होता है x का इक्वल होता है, इक्वल टू x है ना। क्या गया आंसर C। देख रहे कितना सिंपल क्वेश्चन है, कहीं पे आपको इसमें प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि मैंने सब प्रॉपर्टी बताया आपको कि x + 1 को आप x लिख सकते हैं क्योंकि ये इंटीजर है, इंटीजर को आप फ्रैक्शन पार्ट से रिमूव कर सकते हैं क्योंकि उसका कोई इफेक्ट नहीं आता है ना। अब 1 को हटाएंगे तो भी इसका आंसर क्या आएगा सेम आएगा, जैसे 0.5 कितना होगा फ्रैक्शन पार्ट 0.5, 1 ऐड कर दीजिए 1.5 का भी फ्रैक्शन पार्ट कितना होगा 0.5, 10 ऐड कर दीजिए 10.5 उसका भी फ्रैक्शन पार्ट कितना होगा 0.5, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, थोड़ा सा लेवल को इंक्रीज करते हैं ना, थोड़ा सा लेवल को इंक्रीज करते हैं। देखिए 2x - 1 इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 2 टाइम्स ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ठीक है। ये गिवन है, ये क्या है मॉड, यहां पे देखिए f भी है i भी है मॉड भी आ गया, तीनों को मिक्स कर दिया हमने है ना। बट ये डिफिकल्ट नहीं है, मॉड को ब्रेक करना हमको आता है ना, मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कैसे ब्रेक करते हैं। इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा 1/2, 2x - 1 = 0 कीजिए, x = कितना आएगा 1/2 आएगा, ये 1/2 x का वैल्यू, तो 1/2 से पहले ये क्या होगा नेगेटिव, 1/2 के बाद क्या होगा पॉजिटिव। केस ले लेते हैं, केस 1 x ग्रेटर इक्वल टू 1/2, x ग्रेटर इक्वल टू 1/2 मतलब क्या होगा पॉजिटिव होगा, तो कैसे सॉल्व करेंगे, सिंपली मॉड को बाहर कर दीजिए, कितना हो जाएगा 2x - 1 इज इक्वल टू 3, मैं इसको डायरेक्ट i लिख दे रहा हूं, i प्लस 2f, 2 इंटू x को क्या लिख सकते हैं i प्लस f, -1 इज इक्वल टू 3i प्लस 2f, ये क्या हो जाएगा 2i प्लस 2f -1 इज इक्वल टू 3i प्लस 2f, 2f क्या हो गया कैंसिल। देख रहे हैं i इक्वल टू कितना आ गया -1, i इक्वल टू कितना आ गया -1,
फर्स्ट इक्वेशन याद कीजिए, आज का पहला क्वेश्चन यही आया था, i इक्वल टू -1। तो x का वैल्यू क्या आया था? x का वैल्यू आया था x एलिमेंट ऑफ -1 से 0, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x -1 आ रहा है, इट मींस x -1 से 0 के बीच लाई करेगा। लेकिन यहाँ देखिए प्रॉब्लम हो गया, यहाँ आपका निगेटिव आंसर आ रहा है, बट यहाँ क्या बोला है, x ग्रेटर इक्वल टू 1/2 होना चाहिए। क्या x ग्रेटर इक्वल टू 1/2 है क्या? नहीं, इट मींस यहां से नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। केस 1 से हमको कोई सॉल्यूशन नहीं मिला। केस 2 ट्राई करते हैं, केस 2 ट्राई करते हैं। केस 2 ट्राई कीजिए। केस 2 है ना, व्हेन x लेस देन 1/2, कैसे ओपन होगा ये? माइनस के साथ, तो -2x + 1 इज इक्वल टू 3i + 2f। ना, अगर कहीं पे भी कोई समझ में नहीं या कुछ भी प्रॉब्लम हो, आप अगर पूछ लीजिएगा ना, मैं दोबारा रिपीट कर दूंगा, है ना। सेकंड केस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कितना हो गया? -2x + 1, तो -2 है ना, x को क्या लिख सकते हैं? i + f + 1 इज इक्वल टू 3i + 2f। देख रहे हैं ये कितना हो गया? -2f 2i - 2f + 1 इज इक्वल टू 3i + 2f, है ना। ये कितना हो जाएगा? -5i + 1 इज इक्वल टू 4f। है ना। यहाँ से f का वैल्यू कितना आ जाएगा? f इज इक्वल टू आ जाएगा 1 - 5i, 1 - 5i/4। देख रहे हैं, सिंपली f का वैल्यू आ गया। अब क्या करेंगे हम? i का वैल्यू फाइंड करेंगे। मैंने बोला था कि एक तो इक्वेशन बना के आप कर सकते हैं, f 0 to 1 कर देंगे तो यहाँ से मिल जाएगा, या डायरेक्ट कर सकते हैं आप। i का वैल्यू क्या हो जाएगा? आप ही सोचिए। देखिए i का वैल्यू क्या रख सकते हैं? निगेटिव, पॉजिटिव कर सकते हैं क्या? पहले पॉजिटिव के बारे में सोचिए। 1 सोचिए तो 1 रखेंगे तो क्या होगा? 1 5 × 1 5, 1 - 5 निगेटिव हो जाएगा। देख रहे हैं, और फ्रैक्शनल पार्ट कभी निगेटिव नहीं होता है। इट मीन्स पॉजिटिव आई तो अलाउड है ही नहीं। पॉजिटिव का क्या आता है? 0 0 करके देखिए, 0 5 × 0 0, 1 - 0 1, 1/4 बिल्कुल सही आ रहा है। इट मीन्स आई का वैल्यू 0 हो सकता है। साथ में x भी लिखते चलिए ना, ताकि सॉरी f भी लिखते चलिए ताकि आपको दोबारा f ना निकलना पड़े। i कितना आ गया? 0, i 0 तो f कितना आया? 1/4, तो x कितना आ जाएगा? 1/4 i + f। और सोचिए i के बारे में, पॉजिटिव तो हो नहीं सकता, हमने चेक कर लिया था, निगेटिव सोचते हैं, ठीक है। तो -1 रखिए, i -1 होगा तो कितना होगा? माइनस प्लस 5 हो जाएगा, 5 + 1 6,
6/4 1 से बड़ा आ जा रहा है, 1 से बड़ा तो होता ही नहीं f का वैल्यू। इट मीन्स निगेटिव में भी अब नहीं रख सकते हैं, सिर्फ एक ही था 0, इसके अलावा i का वैल्यू कुछ भी नहीं रख सकते आप यहाँ पे। देख रहे हैं कितना इजीली फाइंड हो गया, इक्वेशन सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ा। इट मीन्स आंसर सिर्फ एक ही आएगा। हाँ, यहाँ वेरीफाई करना ना भूलें, क्या जो मेरा आंसर आया है 1/2 से छोटा है? बिल्कुल छोटा है। 1/2 से स्मॉलर होता है 1/4। इट मीन्स ये मेरा आंसर बिल्कुल सही आया है, x एलिमेंट ऑफ 1/4 है ना। किसमें लिखेंगे? कर्ली ब्रैकेट, क्योंकि एक ही सॉल्यूशन है। ठीक है, मेरा आंसर क्या आ गया? x एलिमेंट ऑफ 1/4। है ना। कभी अगर किसी को भी आंसर पे डाउट हो रहा हो कि जो मेरा आंसर आया है सही आया है नहीं आया है, तो आप इस वैल्यू को रख के इक्वेशन में वेरीफाई कर सकते हैं, है ना। इस आंसर को जो 1/4 आया है इसको यहाँ पे इक्वेशन में रख के वेरीफाई कर सकते हैं। मैं करके दिखा रहा हूँ, देखिए x का वैल्यू 1/4 रखिए, 2 × 1/4, 2 × 1/4 माइनस 1 का मॉड इज इक्वल टू 3 × ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1/4 प्लस 2 × फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1/4। ये मेरा इक्वेशन है। 2 से 2 कैंसिल, है ना। देखिए 1/2 माइनस 1 कितना होगा? -1/2, और -1/2 का मॉड कितना होगा? 1/2। 1/2 इज इक्वल टू 1/4 मतलब 0 पॉइंट समथिंग। इसका GIF कितना होगा? 0 × 3 0, ये तो 0 हो गया। अब देखिए 1/4 मतलब कितना हो गया? 0.25, और 0.25 का फ्रैक्शन पार्ट 0.25। अब 0.25 × 2 0.5, इट मीन्स 1/2। देख रहे हैं इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। LHS इक्वल टू RHS। तो अगर सही तरीके से करेंगे आप, सही प्रोसेस से करेंगे तो कभी गलती नहीं होगा, है ना। डेफिनेटली करेक्ट आंसर मिलेगा आपको, है ना। बशर्ते आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा कि जो मैंने कंडीशन लिया था x < 1/2 वो आ रहा है कि नहीं। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ भी सोल्यूशन आया था, है ना, इनफाइनाइट सोल्यूशन मिला हमको -1 से 0, बट क्या ये रेंज में आ रहा था? जो हमने कंडीशन लिया क्या उसको सेटिस्फाई कर रहा था? नहीं। x > 1/2 होना चाहिए था, बट क्या आ रहा है? x < 0 आ रहा है। देखिए इट मीन्स ये जो मेरा आंसर है वो करेक्ट नहीं होगा, है ना, बिल्कुल गलत है। इसलिए मैंने लिखा नो सोल्यूशन। यहाँ से हमको कोई भी सोल्यूशन नहीं मिला, क्योंकि हमेशा आंसर इन दोनों का कॉमन लेंगे, है ना, क्योंकि दोनों को सेटिस्फाई करना चाहिए, है ना। क्योंकि अगर इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा तो फिर आंसर मेरा गलत हो जाएगा, क्योंकि हमने मॉड को ब्रेक किया है ये सोच करके कि x मेरा 1/2 से बड़ा है, तो फिर आंसर भी 1/2 से बड़ा आना चाहिए। यहाँ हमने मॉड को ब्रेक किया ये मान करके कि x मेरा 1/2 से छोटा है, तो आंसर भी 1/2 से छोटा आना चाहिए। 1/2 से स्मॉलर आया, इसलिए मैंने इसको आंसर बोला, अदरवाइज ये भी आंसर में काउंट नहीं होता। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन था। एक मैं होमवर्क दे रहा हूँ, है ना, आप ट्राई कीजिएगा इसको। हाँ, शुभेंदु कुमार 1/4 बिल्कुल आपका सही आंसर आया है। ठीक है, फाइंड नंबर ऑफ सोल्यूशन, है ना, आपको फाइंड करना है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इनटू
फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, है ना, ये दिया हुआ है। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स इंटू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। इसमें भी वही तरीका, एक्स को चेंज कर देंगे आई प्लस एफ, ये हो जाएगा आई इंटू एफ, है ना। फाइंड कीजिएगा, बहुत इजी है, आप बहुत इजीली फाइंड कर लेंगे, मुझे पता है, ठीक है ना। यहाँ से आई और एफ का वैल्यू फाइंड कीजिएगा, एक्स पता चल जाएगा, ठीक है ना। वो भी नहीं निकलना आपको, सिर्फ बताना नंबर ऑफ सोल्यूशन बताना, एक्स का वैल्यू भी फाइंड नहीं करना आपको। ऑप्शन क्या दिया हुआ है, 2, 3, 4 या डी मेनी सोल्यूशन, या फिर इनफाइनाइट सोल्यूशन ज़्यादा बेटर रहेगा ऑप्शन देना। डी ऑप्शन क्या दिया गया, इनफाइनाइट सोल्यूशन, इनफाइनाइट सोल्यूशन, ठीक है। इसको आप ट्राई कीजिएगा एज ए होमवर्क, ठीक है। अब इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं पोलिनोमियल और रेशनल फंक्शन के बारे में। पोलिनोमियल ऑलरेडी आपने पढ़ा होगा ना, 8, 9 क्लास में ही पढ़ना होगा, ठीक है। तो नीट वाले भी ध्यान से सुने, है ना, उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बेसिक है तो आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है। और ये नोट कर लीजिए क्वेश्चन, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या है, पोलिनोमियल फंक्शन, पोलिनोमियल फंक्शन, पोलिनोमियल फंक्शन, पी से डिनोट करते हैं, पी ऑफ एक्स। जनरल इक्वेशन क्या होता है इसका, कैसे लिखते हैं, ए एन एक्स की पावर एन प्लस ए एन माइनस 1 एक्स की पावर एन माइनस 1 प्लस डॉट डॉट ए वन एक्स प्लस एन आउट, है ना। ये जनरल एक्सप्रेशन होता है। एन क्या होता है, एन क्या डिनोट करता है, डिग्री। एन क्या होता है, डिग्री ऑफ इक्वेशन, डिग्री ऑफ इक्वेशन। एन क्या बताएगा, डिग्री ऑफ इक्वेशन, है ना। ये जो पोलिनोमियल आपको फंक्शन दिख रहा है, इसका डिग्री कौन बताएगा, एन। जैसे क्वाड्रेटिक, एन का वैल्यू 2 हो जाएगा तो क्या मिलेगा आपको, क्वाड्रेटिक मिलेगा। एन का वैल्यू 3 हो जाए तो क्या मिलेगा, क्यूबिक मिलेगा। एन का वैल्यू 1 हो जाए तो क्या हो जाएगा, लीनियर हो जाएगा। और एन का वैल्यू 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट पोलिनोमियल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कांस्टेंट पोलिनोमियल, ठीक है। तो एन क्या डिसाइड करता है, डिग्री, है ना। मैंने जनरल इक्वेशन लिख दिया सारे पोलिनोमियल फंक्शन का। अब इसका डोमेन के बारे में बात करते हैं। आप सोचिए, एक इक्वेशन लिखा हुआ है, एक्स का वैल्यू कुछ रखेंगे यहाँ पे तो इसको कोई प्रॉब्लम होगा क्या, क्या ये किसी वैल्यू को डिनाई करेगा क्या कि नहीं ये वैल्यू नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं। क्योंकि सिंपल फॉर्म में कुछ भी अगर एक्स का वैल्यू रखेंगे, आप रियल नंबर रखेंगे, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच में एक्स वैल्यू रखेंगे तो पी ऑफ एक्स का वैल्यू आपको मिलेगा, है ना। ये क्या है, इसको क्या मानते हैं, वाई मानते हैं। ये मेरा आउटपुट है, ये मेरा क्या इनपुट, एक्स रखेंगे तो क्या मिलेगा, वाई का वैल्यू मिलेगा। हर एक वैल्यू के लिए डिफाइन होता है ना। तो एक्स क्या हो जाएगा, एलिमेंट ऑफ रियल नंबर। डोमेन लिख लीजिए इसका, डोमेन, है ना। अच्छा एन क्या है यहाँ पे, एन क्या है यहाँ पे लिख लीजिएगा, एन क्या है, एन एलिमेंट ऑफ क्या बोलिए, होल नंबर लिख सकते हैं। एन क्या है, होल नंबर है ना, क्योंकि एन का वैल्यू 0 भी हो सकता है ना, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर नॉन नेगेटिव इंटीजर भी बोल सकते हैं, या फिर वही होल नंबर लिख लीजिए, है ना। वो इंपॉर्टेंट है। एन का वैल्यू कभी फ्रैक्शन में नहीं होता है। अगर एन का वैल्यू फ्रैक्शन में होगा तो उसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलेंगे, बट पॉलिनोमियल नहीं बोल सकते आप उसको, क्योंकि पॉलिनोमियल के लिए कंडीशन क्या है कि जो एन का वैल्यू है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए, है ना। इस बात को ध्यान में रखिएगा। एन का जो वैल्यू है नॉन नेगेटिव मतलब या तो पॉजिटिव हो या 0 हो, ठीक है, नेगेटिव अलाउड नहीं है ना। और डोमेन क्या हो गया इसका, एक्स एलिमेंट ऑफ रियल नंबर, क्योंकि कुछ ही वैल्यू रखिए आप, है ना, आपको आउटपुट मिलेगा ही मिलेगा। अगर आप इनपुट रियल नंबर रखेंगे माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच में तो आपको आउटपुट 100% मिलेगा,
ठीक है। हाँ, इसके रेंज के बारे में अभी बात नहीं कर सकते हैं, जो मैथ वाले हैं वो टेंशन ना लें। डोमेन और रेंज का अभी हमने कुछ पढ़ा ही नहीं है, बस बेसिक पढ़ा है ना। डोमेन रेंज बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन वो 12th क्लास में मैं पढ़ाता हूँ स्पेशली, क्योंकि 12th में भी एक चैप्टर पढ़ना है रिलेशन एंड फंक्शन। तो वहाँ पे क्या है कि सारे फंक्शन के बारे में तब तक हमको नॉलेज अच्छे से हो जाता है, फिर डोमेन रेंज पढ़ने में बहुत मजा आएगा। बहुत अच्छे क्वेश्चन करेंगे, आईआईटी का, मेंस, एडवांस सब ट्राई करेंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अभी मैं बस बेसिक बता रहा हूँ आपको कि ताकि कहीं पे यूज आ जाए तो आपको ये नहीं लगे कि मुझे नहीं आता है, ठीक है। तो मैंने बेसिक बताया सारे फंक्शन का डोमेन और रेंज के बारे में। तो पॉलिनोमियल का डोमेन क्या होगा? एक्स एलिमेंट ऑफ रियल नंबर। रेंज क्या होगा इसका? रेंज के बारे में आप डिसाइड नहीं कर सकते, क्योंकि इक्वेशन टू इक्वेशन वेरी करता है रेंज। समझ में आ रही बात? जो रेंज होगा इसका पॉलिनोमियल का, वो क्या होता है? इक्वेशन पे डिपेंड करता है ना। वो फिक्स नहीं होता है कि नहीं यहाँ से यहाँ तक आएगा, ऐसा नहीं है ना। कभी कभी बोलते हैं ऐसा हम कि अगर डिग्री ऑड है पॉलिनोमियल फंक्शन का, अगर डिग्री क्या है? ऑड है, तो जिसका रेंज है वो क्या आता है? रियल नंबर आता है। ये लिख सकते हैं नोट में लिख सकते हैं, इफ n इज इक्वल टू ऑड, है ना। n क्या है? अगर ऑड नंबर है, n इज इक्वल टू ऑड नंबर, अगर ऑड नंबर है, देन रेंज ऑफ पॉलिनोमियल, देन रेंज ऑफ px क्या हो जाएगा? px का रेंज क्या हो जाएगा? px क्या हो जाएगा? एलिमेंट ऑफ रियल नंबर, है ना। ये इसका रेंज हो जाएगा। px क्या हो जाएगा? px मतलब वही y को मान रहा हूँ, px आप यहाँ y भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। अगर n ऑड है, मतलब लीनियर इक्वेशन है, जैसे y इक्वल टू x लीनियर इक्वेशन है, इसका रेंज क्या होता है? माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी होता है। y इक्वल टू एक्स क्यूब, उसका रेंज क्या होता है? माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी होता है ना। तो अगर n का वैल्यू ऑड है तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि y एलिमेंट ऑफ रियल नंबर, रेंज जो है मेरा वो रियल नंबर आएगा। बट n का वैल्यू अगर इवन है तो आप नहीं बता सकते कि रेंज क्या आएगा, है ना, जब तक कि आपको इक्वेशन ना दिया जाए। और इक्वेशन देने के बाद कैसे फाइंड करेंगे मैंने बोला ऑलरेडी, भी पढ़ेंगे हम बाद में, ठीक है ना, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है ना। बट इतना नोट कर लीजिए, डोमेन हमेशा क्या होगा? रियल नंबर, है ना। डोमेन से कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको n का वैल्यू कुछ भी हो, है ना, हर एक वैल्यू के लिए डिफाइन होता है, क्योंकि इसको कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है। ये जीरो हो जाए, पॉजिटिव हो जाए, नेगेटिव हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता उसको, ठीक है। तो ये सारे वैल्यू को एक्सेप्ट करेगा, जितने भी रियल नंबर है सारे वैल्यू को एक्सेप्ट करेगा ये, ठीक है। तो डोमेन हो गया एक्स एलिमेंट ऑफ रियल नंबर, और रेंज सिर्फ ऑड के लिए, अगर n का वैल्यू ऑड हो, मतलब जो पॉलिनोमियल है मेरा वो क्या हो? लीनियर हो, क्यूबिक हो, इस तरह का हो, तो हम रेंज डिफाइन करते हैं रियल नंबर। बट अगर डिग्री इवन हो तो हम नहीं बता सकते, क्योंकि इक्वेशन टू इक्वेशन वैरी करता है, ठीक है। तो ये हो गया किसके बारे में? इसके बारे में पढ़ा हमने, पॉलिनोमियल फंक्शन के बारे में ना। थोड़ा सा रेशनल फंक्शन के बारे में देखते हैं ना, वो इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये तो बहुत ईजी, ऑलरेडी आपने पढ़ा था 9th क्लास में। रेशनल नंबर नहीं पढ़ा 9th क्लास 10th क्लास में, बट उसके डोमेन के बारे में नहीं पढ़ा हमने ना, वो पढ़ते हैं। देखिए, जो आप डिफिनेशन पढ़े हैं रेशनल नंबर का, उसी से डोमेन निकालेंगे हम, कुछ नया नहीं आने वाला है। देखिए ना, रेशनल फंक्शन, रेशनल फंक्शन क्या होता है? रेशनल फंक्शन, रेशनल फंक्शन क्या होता है बताइए? दो पॉलिनोमियल होता है px अपॉन qx, इसी को क्या बोलते हैं? रेशनल फंक्शन बोलते हैं। वेयर q ऑफ x नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए? 0। समझ में आ रही है बात, है ना। दो फंक्शन है ना, कोई जरूरी नहीं कि पॉलिनोमियल होगा ही, वो नहीं भी होगा, नहीं भी हो सकता है ना। बट दो फंक्शन मिलके बनता है px अपॉन qx, इसको क्या बोलते हैं? रेशनल फंक्शन बोलते हैं। अब ये रेशनल फंक्शन है, इसको भी कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। आप x का वैल्यू दीजिए, ये एक्सेप्ट करेगा, एक्सेप्ट इसका q 0 नहीं होना चाहिए, बस इस दोनों में इतना ही चेंज है। अगर q 0 नहीं हो रहा है, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ ही वैल्यू दीजिए, पॉजिटिव नेगेटिव 0 सब एक्सेप्ट करेगा, एक्सेप्ट इसका q 0 नहीं होना चाहिए, q नॉट इक्वल टू 0, है ना। तो क्या हो जाएगा इसका? बोलिए, डोमेन अगर लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? इसका भी क्या है? डोमेन और रेंज आप डिसाइड नहीं कर सकते, है ना। इक्वेशन टू इक्वेशन वैरी करेगा, इक्वेशन टू इक्वेशन वैरी करेगा, है ना। तो डोमेन क्या हो जाएगा इसका? डोमेन विल वैरीज, है ना, इक्वेशन टू इक्वेशन, डोमेन विल वैरीज अकॉर्डिंग टू इक्वेशन, है ना, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन।
है ना, रेंज एंड डोमेन, इनफैक्ट दोनों लिख लीजिए, रेंज एंड डोमेन, रेंज एंड डोमेन विल वेरीज अकॉर्डिंग टू इक्वेशन, है ना। इसका डोमेन और रेंज कोई फिक्स नहीं होता है, इक्वेशन टू इक्वेशन वेरी करेगा। कैसे? सिंपल सिंपल क्वेश्चन करते हैं क्योंकि बेसिक पता होना चाहिए। सबसे सिंपल मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, एग्जांपल y इज इक्वल टू 1/x, है ना, ये मेरा क्या है, रेशनल फंक्शन है। इसका डोमेन क्या होगा, है ना, रेंज तो अभी नहीं पढ़ेंगे, डोमेन के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, बहुत सिंपल है। देखिए क्या होगा डोमेन, मैंने क्या बताया था कि डिनोमिनेटर जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए, क्यों जीरो नहीं होना चाहिए, तो क्यों जीरो कब होगा, जब आप x इक्वल टू 0 लेंगे, क्योंकि x इक्वल टू 0 लेंगे तो ये 0 हो जाएगा, और 1/0 अनडिफाइंड होता है, फंक्शन डिफाइन ही नहीं होगा, है ना। और अगर फंक्शन डिफाइन नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि हमको वैलिड आउटपुट नहीं मिल रहा है। जब हम x इक्वल टू 0 इनपुट दे रहे हैं तो वैलिड आउटपुट नहीं मिल रहा है, और जब हमको आउटपुट नहीं मिलता है जिस इनपुट पे, उस इनपुट को हम वैलिड इनपुट नहीं बोलते हैं और उसको हम डोमेन में काउंट नहीं करते हैं। तो इसका डोमेन क्या जगह बोलिए, x एलिमेंट ऑफ रियल नंबर, सारे वैल्यू रख दीजिए, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं, सिर्फ 0 से प्रॉब्लम है इसको, तो माइनस क्या कर देंगे, 0। ये लिखने का सबसे बेस्ट तरीका, या ऐसे भी लिख सकते हैं, और x एलिमेंट ऑफ माइनस इन्फिनिटी से 0 यूनियन 0 से इन्फिनिटी, ये भी लिख सकते हैं, बट ये ज्यादा अच्छा लगता है। x एलिमेंट ऑफ रियल नंबर, सारे रियल नंबर डोमेन होंगे 0 को छोड़कर, बस 0 से प्रॉब्लम है इसको, क्यों, क्योंकि 0 रखने से इसका डिनोमिनेटर 0 हो जा रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए, क्यों कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, कुछ और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। मैं अभी बता दे रहा हूँ, कल का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कल हम एक्सपोनेंशियल और लॉगरिदमिक फंक्शन पढ़ने वाले हैं, जो दोनों नीट और जेई दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। कल का लेक्चर बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे, क्या होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, क्या होता है लॉगरिदम फंक्शन, ठीक है, और उसके बाद फिर ट्रिगो जैसे ही कंप्लीट होगा आपका इधर का बेसिक मैथमेटिक्स कंप्लीट हो जाएगा। 2 चैप्टर और बचेगा, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, है ना, जो कि बिल्कुल नया होगा आपके लिए, है ना, पहली बार आप नाम सुनेंगे उसका। वो इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि फिजिक्स में जो चैप्टर है काइनेमेटिक्स, है ना, बहुत जल्द सर शुरू करेंगे वेक्टर के बाद, तो उसके लिए डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों आना चाहिए आपको, अदरवाइज फिजिक्स समझ में नहीं आएगा, फिर आपको प्रॉब्लम होने लगेगा, है ना। मैथ में भी जरूरत पड़ेगा डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का 11th में, बट बहुत कम आएगा, है ना। मेनली फिजिक्स के लिए इंपॉर्टेंट होता है पढ़ना, ठीक है। इसलिए मैं बार बोलता हूँ कि मैथ आपको बहुत अच्छा होना चाहिए, जो नीट वाले हैं उनको भी, वो ये ना सोचे कि मैथ उनके लिए इंपॉर्टेंट नहीं, फिर आपका फिजिक्स वीक हो जाएगा, है ना। तो इसलिए बेसिक मैथमेटिक्स बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। और क्वेश्चन देखते हैं। फॉर एग्जांपल y इक्वल टू लिखा हुआ है x माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, है ना, ये क्वेश्चन, या फिर कुछ और ले लीजिए, x माइनस 4 ले लीजिए, हाँ, ये क्वेश्चन दिया होगा ना। इसका डोमेन फाइंड करना है, तो क्या है, रेशनल फंक्शन है, हमको क्या चेक करना है सिर्फ कि कहीं ये 0 तो नहीं हो रहा है, क्योंकि 0 नहीं होना चाहिए। क्या करेंगे, फैक्टराइज कीजिए इसको, y इज इक्वल टू x माइनस 4, इसका फैक्टर क्या क्या जाएगा, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2, ये आ जाएगा फैक्टर। अब देखिए तो ये 0 कब होगा, जब इसका फैक्टर 0 होगा, इसका फैक्टर x माइनस 1 x माइनस 2 आ रहा है, मतलब इसका रूट क्या आ रहा है, ये जो डिनोमिनेटर है इसका रूट 0, इसका क्या आ रहा है 1 और 2। अगर आप x का वैल्यू 1 लेंगे तो इसका डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, और अगर डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा तो फंक्शन डिफाइन ही नहीं होगा, मतलब 1 अलाउड नहीं होगा डोमेन में। 2 पे भी क्या हो जा रहा है, ये 0 हो जा रहा है डिनोमिनेटर, मतलब 2 भी डोमेन में अलाउड नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा इसका डोमेन, x एलिमेंट ऑफ रियल नंबर, है ना, x एलिमेंट ऑफ, ये सारे रियल नंबर को एक्सेप्ट करेगा सिर्फ इन 2 को छोड़ करके। तो क्या हो जाएगा, x एलिमेंट ऑफ रियल नंबर माइनस 1 और 2, है ना। पूरे रियल नंबर में से हमने 1 और 2 को क्या किया, हटा दिया, है ना, वहां से निकाल दिया। बाकी किसी भी वैल्यू से इसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आप कुछ ही वैल्यू देंगे ये आपको आउटपुट जरूर देगा, बट 1 और 2 से इसको प्रॉब्लम है, इसलिए इसको हमने क्या किया, उसको बाहर कर दिया।
देख रहे हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है। रेशनल फंक्शन का डोमेन निकालने के लिए बस एक ही काम करना है आपको, क्यू पे ध्यान देना है। क्यू प्रॉब्लम क्रिएट करता है, पी से कोई दिक्कत नहीं है, पी सारे वैल्यू को एक्सेप्ट करेगा, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम किसको होता है? क्यू को, है ना। एक और देख लेते हैं सिंपल सा प्रॉब्लम, है ना, ऐसे डोमेन रेंज पढ़ेंगे बाद में। y इक्वल टू 1/√x, है ना, इसका डोमेन निकालना हो। फिर से वही, पहले तो इस √x को निपटते हैं। क्यू ये जीरो कब होगा? कब होगा? जब x इक्वल टू 0 लेंगे। तो x इक्वल टू 0 तो अलाउड नहीं, पहली बात। दूसरी बात, ये सिंपल x नहीं है, ये √x है। क्या है ये? √x है। अब √x क्या करता है? निगेटिव वैल्यू को अलाउड ही नहीं करता वो, है ना। अब निगेटिव वैल्यू रखेंगे, ये अलाउड नहीं करेगा बिल्कुल, क्योंकि √x जो होता है वो तभी डिफाइन होता है जब x ग्रेटर इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, x क्या होता है? ग्रेटर इक्वल टू 0। तो नेगेटिव को तो रूट अलाउड ही नहीं करेगा, 0 को अलाउ करता है। लेकिन √x डिनोमिनेटर में आ रहा है, यहाँ पे कहाँ आ रहा है? नीचे आ रहा है, तो 0 को भी अलाउड नहीं करेगा वो। क्यों? क्योंकि अगर आप x इक्वल टू 0 रखेंगे तो √x तो डिफाइन हो जाएगा, √x को तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 1/0 क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? x डोमेन क्या हो जाएगा? x एलिमेंट ऑफ 0 से इन्फिनिटी ओपन हो जाएगा। सिंपली अगर पूछा होता y इक्वल टू √x, इसका डोमेन क्या होता? x एलिमेंट ऑफ 0 से इन्फिनिटी। दोनों सेम नहीं है, यहाँ पे 0 पे क्या है? क्लोज, यहाँ 0 पे क्या है? ओपन। क्योंकि 0 से रूट को प्रॉब्लम नहीं है, रेशनल फंक्शन को प्रॉब्लम है, क्योंकि 1/, ये पूरा 0 हो जा रहा है डिनोमिनेटर, ये नहीं होना चाहिए। यहाँ पे तो रेशनल नहीं है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, ये 0 भी अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है, रूट को कोई तकलीफ नहीं है 0 से। तो ये दोनों में डिफरेंस है ना, दोनों को लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। इसी तरह हम जब पढ़ेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन, आपको लॉगरिथम फंक्शन, उसके भी डोमेन रेंज के बारे में हम बात करेंगे, बिल्कुल, है ना। आपको बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं है, मैं सारे बेसिक जो भी चीज़ें हैं मैं सब चीज़ बताता चलूँगा, ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, कहीं भी मैथ की वजह से आप फंसेंगे नहीं, है ना। अब बाकी जो जेई वाले हैं वो डोमेन रेंज हम वापस पढ़ेंगे, तो पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। अभी बस बेसिक आना चाहिए, है ना, कि कौन सा वैल्यू इनपुट में नहीं होगा। इसी तरीके से जब ट्रिगो पढ़ेंगे तो उसके बारे में मैं बताऊंगा आपको, साइन थीटा, कॉस थीटा, सेक, कॉसेक, टैन, कॉट, सबके डोमेन रेंज के बारे में बात करेंगे हम, क्योंकि बेसिक फंक्शन के बारे में पूरा डिटेल पता होना चाहिए इसके बारे में आपको, है ना। उसका बिहेवियर कैसा है, उसका रेंज क्या है, उसका इनपुट क्या है, उसका आउटपुट क्या है, क्योंकि इसी से मिलकर ना अच्छे क्वेश्चन बनेंगे। जब हम 12th में करेंगे डोमेन रेंज, तो जब अच्छे क्वेश्चन करेंगे IIT के, तो उसमें नया फंक्शन नहीं आएगा अलग से, है ना, कि IIT क्वेश्चन है तो इसके लिए नया फंक्शन इंट्रोड्यूस होगा, नहीं। उसमें भी आपको जब क्वेश्चन देखेंगे तो ट्रिगो, लॉग, एक्सपोनेंशियल, GIF, फ्रैक्शनल पार्ट, मॉड, सिग्नम, यही सब मिला होगा, लेकिन सबको मिक्स करके ना बहुत अच्छा क्वेश्चन बना देता है। ठीक है, तो उसको भी करेंगे प्रैक्टिस। और ये आज का लेक्चर है ना, इसको आप अच्छे से रिवाइज कीजिएगा। कल का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कल हम एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथम फंक्शन पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना, और बिल्कुल स्टार्टिंग से पढ़ेंगे, क्योंकि बिल्कुल नया थोड़ा सा मैं बोल रहा हूँ, इंडिसेज का रूल पढ़ के आइएगा। 9th क्लास में पढ़ा होगा आपने इंडिसेज, हालांकि फिर भी मैं बताऊंगा आपको इंडिसेज का कुछ प्रॉपर्टी, जो कि जहाँ पे आप लोगों को प्रॉब्लम होती होगी उसके बारे में डिस्कस करूँगा। फिर भी आप एक बार इंडिसेज के रूल को पढ़ के आइएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।